हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का धातु और अधातु। और इस टॉपिक में लास्ट क्लास में हमने देखा विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि ये क्या होती है। तो देखिए, विद्युत अपघटनी जो परिष्करण विधि हमने कल देखी थी उसको एक बार मैं वापस रिपीट कर लूं, फिर आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में हमने देखा कि कुछ धातुएं हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया। इन धातुओं के जो परिष्करण है उनके लिए आप विद्युत अपघटनी विधि का काम में लेते हो। फिर उस विद्युत अपघटनी विधि में हमने देखा कि एक एनोड बनाएंगे अशुद्ध धातु का और एक शुद्ध धातु का बनाएंगे कैथोड, और विद्युत अपघटित पदार्थ के रूप में हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। और सभी उपकरणों को व्यवस्थित ढंग से लगाने के पश्चात आप विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो एनोड के ऊपर जो अशुद्ध धातु है वो गलकर विद्युत अपघटन पदार्थ में आ जाती है, और उस समय उतनी मात्रा से जो शुद्ध धातु है वो विद्युत अपघटन पदार्थ से कैथोड पर चली जाती है या निक्षेपित हो जाती है। फिर हमने देखा कि जो विलेय की अशुद्धियां हैं वो विलयन में चली जाती है, और अविलेय अशुद्धियां एनोड के नीचे जाकर जमा हो जाती है, जिसे आप एनोड पंख के नाम से जानते हो। यह हमने कल विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में देखा था। आज की जो क्लास है उस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद करनी है। सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा आपके सामने कि हम पढ़ेंगे इसमें पहले शुद्ध सोना, फिर हम पढ़ेंगे मिश्र धातु, फिर पढ़ेंगे हम अम्लगम, और लास्ट में पढ़ेंगे यशद लेपन क्या होता है। ठीक है, तो आइए एक एक टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम शुद्ध सोना। सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं शुद्ध सोना। जो शुद्ध सोना है, याद रहे, जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि जो शुद्ध सोना है ये नरम होता है, और नरम होने की वजह से इसका उपयोग सीधा आप आभूषण बनाने के लिए नहीं कर सकते हो। तो आप उसमें क्या करते हो, या तो तांबा या फिर चांदी की अशुद्धि मिलाते हो। भारत जो देश है इसमें आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। अब 22 कैरेट में जो 22 है उसका मतलब होता है 22 भाग तो होता है सोने का शुद्ध, और 2 भाग होता है उसके अंदर तांबा या चांदी की अशुद्धियां। तो ये याद रखना आपको, जो शुद्ध सोना है यह शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। पहला बिंदु याद रखना है शुद्ध सोने का उपयोग। दूसरा बिंदु याद रखना है, जो शुद्ध सोना है, शुद्ध सोने का उपयोग शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न आता है क्यों? तो लिखना है क्योंकि शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का है वो शुद्ध सोना नरम होता है, अत्यधिक नरम होता है, अत्यधिक अत्यंत नरम होता है। ठीक है, नरम होता है। तो आभूषण बनाने के लिए क्या करेंगे? तो आभूषण बनाने के लिए आभूषण बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबे की चांदी या तांबे की अशुद्धियां मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? अशुद्धियां, तांबे की अशुद्धियां मिलाई जाती है। ठीक है, भारत जो हमारा देश है
उसमें आभूषण बनाने के लिए कितना सोने का उपयोग करते हैं, कितने कैरेट का उपयोग करते हैं, तो 22 कैरेट का। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में आभूषण बनाने के लिए भारत में आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है। कितने कैरेट का उपयोग किया जाता है? 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब 22 कैरेट का तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए, मैं ऊपर लिख लेता हूं। जो 22 कैरेट है, इसका मतलब होता है 22 भाग होगा सोने का शुद्ध और 2 भाग होगा उसके अंदर तांबा या चांदी की अशुद्धियां। ठीक है। 22 कैरेट से तात्पर्य, जो 22 कैरेट है, 22 कैरेट से तात्पर्य 22 भाग शुद्ध सोना, एकदम प्योर गोल्ड, शुद्ध सोना, व 2 भाग तांबे या चांदी की अशुद्धियां। मिलाने से है। ठीक है। ये हो गया आपके सामने शुद्ध सोना। देखिए, शुद्ध सोना 24 कैरेट का है, लेकिन सीधा उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि नरम है। तो इसके अंदर इसको कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है, जो अशुद्धियां होती है। भारत में 22 कैरेट का उपयोग करेंगे। 22 कैरेट का तात्पर्य होता है कि 22 भाग तो हम शुद्ध सोना लेंगे और 2 भाग उसके अंदर तांबा या चांदी की अशुद्धियां मिला लेंगे। ठीक है। तो ये है शुद्ध सोना, नोट कीजिए यहाँ तक। फिर आगे हम देखते हैं मिश्र धातु या मिश्र धातुएं क्या होती है वो देखते हैं। हो गया। तो देखिए, मैं यहां तक एक बार रफ कर दूं। अब इसी के अंदर एक छोटा सा बिंदु आता है मिश्र धातुएं। जो मिश्र धातुएं वो क्या होती है? तो देखिए, 2 धातुएं जब आपस में मिला लो, तो 2 धातुओं के आपस में मिलने से जो समभांगी मिश्रण बनता है उसे आप मिश्र धातु के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? मिश्र धातु। जैसे कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे पीतल है, कांसा है, सोल्डर है, ये सब मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल है। तो देखिए, दूसरा बिंदु आता है मिश्र धातु। जो मिश्र धातु है ये कहते किसे? तो देखिए, 2 धातुओं को आपस में मिलाने से जो समभांगी मिश्रण बनता है उसे आप मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कॉपर और आप जिंक मिलाओगे आपस में तो आपके सामने पीतल बनेगा। फिर कॉपर और टिन मिलाओगे तो आपको कांसा मिलेगा, जो मिश्र धातु है। टिन और लेड मिलाओगे तो आपको कांसा सोल्डर मिलेगा। ठीक है। ये सारी मिश्र धातु हैं। तो मिश्र धातु क्या होती है? तो पहले परिभाषा नोट कीजिए। 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक धातुओं के 2 या 2 से अधिक धातुओं के समभांगी मिश्रण को समभांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातु हैं, उन धातुओं के समभांगी मिश्रण को आप किस नाम से जानते हैं? मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण लिखते हैं आपके सामने। उदाहरण में देखिए, एक है आपके सामने, जैसे कॉपर एक धातु है, इसके साथ अगर आप जिंक धातु मिला लेते हो
तो आपको एक मिश्र धातु मिलेगी, उस मिश्र धातु का नाम होता है पीतल। क्या होता है? पीतल। उसी प्रकार आपके सामने एक धातु है कॉपर। इस कॉपर के अंदर आप टिन मिला लेते हो तो मिलता है आपको कांसा। दूसरा आता है टिन और लेड, दो धातुएं हैं, इनको आप आपस में मिला लेते हो तो आपको मिलता है सोल्डर। सोल्डर क्या है? तो सोल्डर एक मिश्र धातु है। ठीक है, ये मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल है कि दो धातु है, उन दो धातुओं को आपस में आपने मिला लिया है, मिलाने के पश्चात जो सममांगी मिश्रण बना है उस सममांगी मिश्रण को आप मिश्र धातु कहेंगे। मिश्र धातुओं के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, जैसे कॉपर और जिंक। कॉपर एक धातु है, जिंक भी एक धातु है, इनको आपस में मिलाओगे तो आपको पीतल बनेगा। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। कॉपर और टिन, इनको आपस में मिलाओगे तो आपको कांसा मिलेगा। कांसा क्या है? तो कांसा एक मिश्र धातु है। टिन और लेड को आपस में मिलाओगे तो सोल्डर बनेगी, और सोल्डर क्या है? तो सोल्डर एक मिश्र धातु है। अब ये जो सोल्डर है, इस सोल्डर का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। कहां किया जाता है? वेल्डिंग में। अब प्रश्न आता है कि सोल्डर का उपयोग वेल्डिंग में क्यों किया जाता है? वाई? तो वेल्डिंग में इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। गलनांक कम होता है। क्या होता है? गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए सोल्डर का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग में। ठीक है, ये हो गई आपके सामने मिश्र धातु। हो जाएगा याद। आगे चलते हैं तो दो परिभाषाएं हैं जो आपको सीधे याद करनी है। पहली आती है अम्लगम और दूसरी आती है यशद लेपन। तो यहां तक मैं रफ कर दूं एक बार, फिर आगे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक परिभाषा आती है अम्लगम की। अम्लगम क्या होता है? तो देखिए, यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु अगर पारा है तो आप उसके क्या कहेंगे? अम्लगम कहेंगे। यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इसे अम्लगम कहते हैं। मिश्र धातु क्या होती है? तो मिश्र धातु जस्ट अभी बताया था कि दो धातुओं के सममांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? आप मिश्र धातु कहते हैं। उसी मिश्र धातु में अगर एक धातु क्या है? पारा है, मरकरी है, तो मरकरी होने के पश्चात उसको आप किस नाम से जानेंगे? अम्लगम के नाम से जानेंगे। ठीक है, दूसरी एक परिभाषा आती है यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है? तो देखिए, यशद लेपन की परिभाषा है, लोहा है, जो लोहा धातु है उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देना। क्या कहलाता है? यशद लेपन। तो लोहे के ऊपर लोहे पर जस्ते की परत, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देना, यशद लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? यशद लेपन। तो देखिए, आज की जो क्लास है उस क्लास में हमने 4 टॉपिक पढ़े। सबसे पहले हमने देखा शुद्ध सोना। क्या देखा? शुद्ध सोना। दूसरा बिंदु देखा हमने मिश्र धातु। तीसरी परिभाषा देखी हमने अम्लगम की, और चौथी परिभाषा देखी हमने यशद लेपन की। चारों को एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। शुद्ध सोना, मिश्र धातु, अम्लगम और यशद लेपन, ये क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का है, और
इस शुद्ध सोने का उपयोग आप आभूषण बनाने के लिए नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अत्यधिक नरम है, बहुत नरम होता है। तो आभूषण बनाने के लिए क्या करेंगे? तो आभूषण बनाने के लिए उसके अंदर तांबे की या फिर चांदी की कोई अशुद्धियां मिलाएंगे। भारत जो हमारा देश है उसमें आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। अब जो 22 कैरेट है उसमें 22 कैरेट का मतलब क्या है? तो 22 भाग तो लेंगे हम शुद्ध सोने का और 2 भाग लेंगे उसमें तांबा या चांदी की अशुद्धियां। फिर बात आती है मिश्र धातुओं की। तो मिश्र धातुओं में हमने देखा कि 2 धातुएं हैं, उन 2 धातुओं को आपस में मिलाने से जो सममांगी मिश्रण बनता है उसे आप मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कॉपर और जिंक के मिलाने से पीतल बना, कॉपर और टिन के मिलाने से कांसा बना, टिन और लेड के मिलाने से सोल्डर बना। ये सब पीतल, कांसा और सोल्डर ये मिश्र धातुएं हैं। सोल्डर जो मिश्र धातु है इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। क्यों करते हैं वेल्डिंग में इसका उपयोग? क्योंकि इसका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। फिर हमने देखा अम्लगम। अम्लगम क्या होता है? तो किसी मिश्र धातु में एक धातु अगर पारा है, क्या है? पारा है, मरकरी है। मिश्र धातु अपने अभी बताया 2 धातुओं के सममांगी मिश्रण को आप क्या किसके नाम से जानते हो? मिश्र धातु। उस मिश्र धातु में एक धातु अगर पारा है तो उसे आप क्या नाम से पुकारेंगे? अम्लगम के नाम से पुकारेंगे। यशद लेपन क्या है? तो लोहा, इस लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दो आप तो उसको किस नाम से जानेंगे? यशद लेपन। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।